नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में राजनीतिक पार्टियों के बीच चुनावी रेवड़ियों से लेकर मुफ्त वायदे करने की जबरदस्त होड़ मची है। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए यह पार्टियां सरकारी खजाने को चिंता नहीं कर रही हैं। अनाप शनाप वायदे करने में भी सबसे आगे हैं, गुरेज नहीं है। इसका ताज़ा उदाहरण मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आज जारी हुआ वचन पत्र रहा। तेलंगाना और मध्य प्रदेश में लुभावने वायदों के जरिए पहले ही सियासी गर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारें भी इस होड़ में पीछे नहीं हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से जारी वचन पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदु और 1290 वादे हैं। इनमें 10 नए वादे हैं तो बाकी पुराने वायदों को दोहराया गया है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में फ्री और छूट की जड़ी लगा दी है। किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2,500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं 2,600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे। और मेरा मिशन है कि किसान को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हम दें। ये मेरा मिशन है और ये मेरा वचन है। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं। नौजवान 4,000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। कांग्रेस का जो वचन पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है। इससे पहले भी किसानों के बारे में, बेरोजगार युवाओं के बारे में कांग्रेस वायदा कर चुकी है और उस वायदे को उन्होंने पूरा नहीं किया। इस बार जो उनका वचन पत्र है इसको भी सर्वत्र मध्य प्रदेश की जनता झूठ ही मानेगी और कांग्रेस के मायने झूठ की गारंटी है। तो थके हुए नेताओं में जो संघर्ष शुरू हुआ था, जो आग लगी थी, उसमें पानी डालने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। एक नकली हिंदू कमलनाथ जी ने कल एक बयान जारी किया था कि दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र के कपड़े फाड़ो। उस पर दिग्विजय सिंह जी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मन और मेहनत का तालमेल ना हो तो ईश्वर मदद नहीं करते। ये जो आग लगी थी कांग्रेस की सूची के बाद में, जो इस्तीफों की झड़ी लगी थी, उसे भुलाने के लिए वचन पत्र आया है। ये झूठ का पुलिंदा है, ये भ्रम फैलाने की कोशिश है, ये लालच की राजनीति है। परिवारवाद और तुष्टीकरण उनकी सूची में है और लालच और भ्रम इस वचन पत्र में है। मैं इसे निरर्थक मानता हूं। कागज पे गुदी हुई लाने से दुनिया नहीं चलती। मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उसने करके दिखाया। केंद्र की सरकार लगातार कर रही है। हमारी सफलताओं के सामने ये सब चीजें बौनी है। गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण, जिससे देश का संकल्प है और भारत माता को यशस्वी बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। तो एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की सरकार यानी शिवराज की नई घोषणाओं और खर्च का क्या हिसाब किताब है। कैसे घोषणाएं हैं, क्या खर्च है। नई घोषणाएं जो हैं वो 23,000 करोड़ की। लाडली बहन योजना पर खर्च है 10,000 करोड़ का। किसान सम्मान निधि पर खर्च है 1,750 करोड़ का। मेधावी छात्रों को लैपटॉप पे खर्च 196 करोड़ 60 लाख। मेधावी छात्रों को स्कूटी 80 करोड़ इस पर खर्च है। सीएम तीर्थ दर्शन योजना 50 करोड़ रुपए इस पर खर्च है। सीखो कमाओ योजना 1,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च है। पीएम मातृ वंदन योजना 476 करोड़ रुपए इस पर खर्च है। मतलब साफ है, फ्री वाले वायदे तो खूब हो रहे हैं, लेकिन सरकारी खजाने का हाल भी पता होना चाहिए। खजाना खाली हो गया तो फिर इसका लोड आखिरकार जनता पर ही आना है।
लेकिन ये पार्टियां शायद समझ नहीं रही हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों में होड़ लगी है, कौन कितना फ्री में वायदे कर सकता है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और 25 लाख रुपए की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा देने से लेकर महंगाई राहत कैंप जैसी योजनाओं से सियासत को गरमा रखा है। अब एक नजर डाल लेते हैं गहलोत सरकार की योजनाओं पर खर्च और इन घोषणाओं के बारे में। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 4500 करोड़ रुपए इस पर सरकार खर्च रही है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 1200 करोड़ रुपए इस पर खर्च रही है, जिसमें फ्री मोबाइल फोन दिए जाते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन 12,000 करोड़ रुपए इसमें खर्चे जा रहे हैं। 100 यूनिट मुफ्त बिजली का वायदा था, उस पर 7,000 करोड़ का खर्चा आ रहा है राज्य का। सस्ता गैस सिलेंडर के ऊपर 750 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि पैसा कहाँ से आएगा। मतलब साफ है, जनता का पैसा जनता को ही देकर वाहवाही लूटी जा रही है और देश का खजाना जो है वो खाली हो रहा है। तो ऐसे में डेवलपमेंट के कामों पर पैसा कहां से लगेगा। फ्रीबीज कल्चर की फांस में हमारी इकॉनमी फंसी है। सरकारी खजाने पर दिन दहाड़े डाका है। एक आंकड़ा दिखाते हैं। पंजाब पर अपनी जीडीपी का 48% तक कर्ज है। राजस्थान पर अपनी जीडीपी का 40% कर्ज है। एमपी पर अपनी जीडीपी का 29% कर्ज है। राज्यों पर अपनी जीडीपी का 20% से ज़्यादा कर्ज है। 5 से 7 सालों में एमपी सरकार, पंजाब व दिल्ली ने करीब 1.3 लाख करोड़ खर्च किए। 6 से 7 सालों में कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने भी करीब 1.39 लाख रुपए खर्च किए। पंजाब का घाटा 46% बढ़ जाएगा अगर इसी तरीके से चलता रहा। पंजाब में बिजली सब्सिडी एक साल में 50% बढ़कर 20,200 करोड़ पहुंच गई है। कर्नाटक चालू वित्त वर्ष में जो घाटा है वो 8.2% बढ़ गया है। कर्नाटक में 5 गारंटी लागू करने में सालाना 52,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। चुनावी रेवड़ियों पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाते हुए चिंता भी जताई है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने नसीहत दी है, लेकिन इन सब का 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में असर होता नहीं दिख रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से ऐसे सवाल उठाए थे कि ये ऐलान कितने उचित हैं। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान था। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त चुनावी वायदों पर नोटिस जारी किया था। चुनाव आयोग एमपी और राजस्थान को नोटिस दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब मांगा था। चुनाव आयोग से भी 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया था। तो हमारे साथ 2 हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। सनत कुमार जैन हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, अजय बोकिल हैं राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले सनत कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो आंकड़े मैंने दिखाए, ठीक है, अच्छी बात है, लोकतांत्रिक सरकारों को घोषणाएं करने का हक होता है। एक तो होता है घोषणा में हम पहले देखते थे, घोषणा की जाती थी सड़क की, विकास की घोषणा, राज्यों को तरक्की की घोषणा। अब घोषणाएं जो हैं जब फ्री में तब्दील होने लगे तो वो कितना बड़ा खतरा है उन राज्यों के लिए जिन राज्यों के लिए मैं ऑलरेडी कह चुका हूं या ऑलरेडी कह रहा हूं, दिखा रहा हूं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, ये ऑलरेडी इनकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा लोन में है। देखिए सचिन जी, ऐसा है कि एक नई बयार बह रही है, वो है चुनावी राजनीति की। सबसे ज्यादा मतदाता जो होते हैं वो होते हैं गरीब वर्ग के, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। पिछले 8-10 सालों में लगातार टैक्स बढ़ते चले गए, महंगाई बढ़ती चली गई, बेरोजगारी बढ़ी है और टैक्स के रूप में भी गरीबों से पैसा वसूल किया जा रहा है, खासतौर से जीएसटी के बाद। पिछले 10 सालों में सरकारों ने कर्ज भी बहुत लिया है और लिया है डेवलपमेंट वर्क के लिए। और जो वित्तीय प्रबंधन होना चाहिए वो राज्य सरकारों का वित्तीय प्रबंधन करने का तरीका अच्छा नहीं है।
जिसके कारण ये फ्री की रेवड़ी जो बात कर रहे हैं अपन, तो हर चुनाव हम वोटें पाने के लिए या तो धार्मिक ध्रुवीकरण को आधार बनाते हैं या फ्री की रेवड़ी को आधार बनाते हैं। दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने जो वहां पर लोगों को सुविधाएं दी और सुविधाएं दे के वो जनता के बीच में उन्होंने अपना एक स्थान बनाया, उससे उन्हें सफलता मिली। पंजाब में भी सफलता मिली। तो उसके बाद ये सभी राजनीतिक दलों ने इसे अपना पैटर्न बना लिया कि आम जनता को जितनी डायरेक्ट सुविधा आप दोगे उतनी ज्यादा आपको वोट मिलेंगे। और सब वर्ग जो है, निम्न आय वर्ग जो 70% 60% जो आबादी है, जो वोटर है, वो उनके लिए योजनाएं इस तरीके की बना रहा है कि उससे उनका वोट बैंक बढ़े। और इसमें पिछले कई चुनाव में ये जो सफलता मिली आम आदमी पार्टी को, हिमाचल में कांग्रेस को मिली, कर्नाटक में कांग्रेस को मिली, तो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक समाजवादी व्यवस्था का नया शीर्ष शुरू हुआ है। मैं यहाँ एक नई बात आपके साथ कहना चाहता हूँ कि जीएसटी में 12% से 28% तक टैक्स गरीबों को सबसे ज्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है और वो जो कमाते हैं वो खर्च भी कर देते हैं, उन्हें बचाने का कोई औचित्य नहीं है। कर्ज जो 2003-4 की यदि अपन बात करें, उसके बाद से राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार के ऊपर लगातार कर्ज बढ़ा है और कर्ज इन्होंने विकास कार्यों के लिए लिया है और वो विकास कार्य से कोई रिटर्न नहीं आ रहे हैं। जनता महंगाई, बेरोजगारी से परेशानी है, कर्ज के बोझ से दबी हुई है। ऐसे समय पर सरकारों को निम्न वर्ग को, मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आगे तो आना पड़ेगा। आगे आना पड़ेगा तो आपको एक वित्तीय प्रबंधन केंद्र एवं राज्यों में विकसित करना पड़ेगा कि वो जो टैक्स की वसूली हो रही है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर से आपने कर्ज लिया है और उसकी जो अदायगी करनी है, इनके बीच में एक बेहतर समन्वय बनाने की जरूरत है। 2018 में जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तो उन्होंने किसानों की ऋण माफी के लिए, जो बैंकों के एनपीए खाते किसानों के हो गए थे, उसमें उन्होंने बैंकों से ऋण माफी के लिए ब्याज की माफी कराई थी और बहुत कम बोझ जो है राज्य सरकार के ऊपर पड़ा और उन्होंने 50,000 और 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने में सफलता मिली। अभी भी सरकारों को जो वित्तीय प्रबंधन करने के लिए एक स्टेज बनानी पड़ेगी कि हम अपनी इस तरीके से वित्तीय प्रबंधन करें कि गरीबों को और मध्यम वर्ग को हम राहत भी पहुंचा पाए। उनसे हम जो टैक्स का कलेक्शन कर रहे हैं उस पर उनका सही तरीके से ब्याज की अदायगी भी हो, कर्ज की अदायगी भी हो और वही इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काम करें जिससे हमें कोई रिटर्न मिल पाए। आज देश आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, लोग बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, तो फ्री की रेवड़ी का मतलब यह है कि ये चुनावी राजनीति का एक अंग बन गया है कि सबसे ज्यादा वोटर गरीब हैं, उनके लिए आप जितनी ज्यादा योजनाएं बनाओगे उतने ज्यादा आपको वोट मिलेंगे। लेकिन वही वोट तो आपको एक बार मिलेंगे 5 साल में, लेकिन 5 साल तक जो वित्तीय प्रबंधन बनाना है, अब इस दिशा में बात करना पड़ेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस चैल मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो वंचित हैं, जो अपने जीवन को जी नहीं पा रहे हैं, यदि आप उन तक राहत नहीं पहुंचाओगे तो फिर वो बगावत की स्टेज पे आते हैं, वो अपराध की स्टेज में आते हैं, वो नशे की गिरफ्त में आते हैं। तो समाज को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए ये संतुलन बनाने की जरूरत है। हम केवल ये नहीं कह सकते हैं कि फ्री की रेवड़ी देके हम कोई बात कर रहे हैं। अब आज जो कांग्रेस ने वचन पत्र में 101 गारंटी दी है, अब गारंटी दी है आप फीस वसूल करते सरकारी स्कूलों में बहुत थोड़ी सी, लेकिन उसके प्रबंधन में उससे ज्यादा पैसे खर्च करते हो। यदि वो खर्च करना आप बंद कर दें और उससे कम पैसे में यदि आपका वो तो खर्च लग ही रहा है मास्टरों का, और सारे लोग अपना अपना बिल्डिंग जो बनी हुई है, लेकिन फीस की वसूली को लेकर जो व्यवधान थे वो आपने कम कर दिए। आप जैसे मिड डे मील चला रहे थे, मिड डे मील में आप काफी पैसा खर्च कर रहे थे, उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा था। अब उसकी जगह यदि आप स्कॉलरशिप के रूप में उनके बच्चों के माता पिता को या बच्चों को सीधे पैसे ट्रांसफर करते हैं और वो बच्चों के शिक्षा को लेकर और खाने पीने को लेकर यदि खुद सजग हो जाते हैं, जिम्मेदारी आ जाती है, तो ऐसे बहुत सारे बदलाव अब पूंजीवादी व्यवस्था में रहते हुए सरकारों को करना होंगे और करना भी चाहिए। तो ये एक चुनावी बयार है जो अब कॉमन मैन के लिए,
सरकारों को सोचना पड़ रहा है। और आम आदमी कर्ज के बोझ से इतना दब गया है, यदि आप अखबारों में देखें, रोज लोग कर्ज के कारण या आर्थिक संकट के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। छात्र बहुत कम उम्र में आत्महत्या करने लगे, कैरियर को लेके और बहुत सारी चीजें हैं। तो एक पूरी समग्र सोच बनानी पड़ेगी। केवल हम फेरी की रेवड़ी कह के अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। फ्री की रेवड़ी एक ऐसी वर्ड हो गई है, निश्चित रूप से सरकारें सब कर्ज में हैं। केंद्र सरकार के ऊपर बहुत कर्ज है, राज्य सरकारों के ऊपर बहुत कर्ज है, नगरीय निकायों के ऊपर बहुत कर्ज है जी। और कर्ज की अदायगी में बजट का एक बड़ा हिस्सा ब्याज के रूप में और किस्त की अदायगी में जा रहा है। लेकिन यदि हम पूंजीवादी व्यवस्था में यदि पूंजी का प्रबंधन नहीं सीखेंगे तो स्थिति बड़ी विकराल होगी। इस दिशा में काम करना चाहिए। तो सर ये तो फिर आसान, अजय बोकिल जी, ये तो फिर बहुत ही आसान तरीका हुआ कि भैया ठीक है, फ्री की रेवड़ी, ये शब्द फ्री की रेवड़ी जो है वो इजाद हो गया जब फ्री के वायदे हर चीज़ फ्री, जब ये चीज़ आने लगी और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी जो है याचिका गई है और 4 हफ्ते के भीतर मध्य प्रदेश राजस्थान ने जवाब भी देना है। आज वचन पत्र आया, लेकिन सर उसी समाज में बाकी लोग भी तो रहते हैं ना। आप दीजिए शिक्षा फ्री, किसने रोका है? जो शिक्षित नहीं है, वंचित है, शोषित है, उसको दीजिए, लेकिन शिक्षा को बेहतर कीजिए। बिहार में शिक्षा पर आप खर्चते हैं 16,000 करोड़ रुपया, और आप देखिए वहाँ पर हालत क्या है स्कूलों की। अब आप बाकी जगहों पर भी देख लीजिए। अब यहाँ पर भाई सवाल तो उठाना पड़ेगा ना। आप बसों में, कर्नाटक में देखिए, हर एक के लिए बस की यात्रा फ्री। हो सकता है कि तमाम लोग टिकट लेना जानते हों, वो देते होंगे, लेकिन आप कुछ ऐसे इम्पेरेटिव रखिए ना कि जिस तक जो है वो स्कीम कुछ उस तरीके से पहुंच सके। सचिन जी, अभी यदि आप देखिए, निश्चित रूप से देखिए ऐसा। जी अजय जी। हाँ, मैं जो कह रहा था वो आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। दरअसल ये जो फ्रीबीज है, जो रेवड़ी है, किसकी कीमत पर बांटी जा रही है, हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि ये जो पैसा है ये कहाँ से आ रहा है। सरकार कर्ज बाजार से ले रही है, वो ठीक है, तो पैसा वो जो आ रहा है वो आखिर किसका है? वो ये उस ईमानदार टैक्स पेयर का है, करदाता का है, जो डर के मारे कह लो या अपनी नैतिक ईमानदारी से कह लो, कुछ भी कह लो, आप वो बराबर पैसा दे रहा है और उसके पास बचने के रास्ते नहीं है। अगर ये पैसा वो अपनी मेहनत से कमा रहा है और उसमें टैक्स दे रहा है और वो आप दूसरों को फ्री में बांट रहे हो, तो उसमें कहीं कोई संतुलन तो होना चाहिए ना। इसका मतलब थोड़ी क्या तो कल को ये फिर होगा कि लोग टैक्स देना ही बंद कर देंगे, फिर सरकार सख्ती करेगी। तो अगर ये मैसेज उस टैक्स पेयर में जा रहा है कि भाई हम जो पैसा दे रहे हैं ये अगर मुफ्त में ही बांटा जा रहा है, सरकार विकास के काम में लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार लोग गरीबों को सुविधाएं दे, उसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो कांग्रेस का आज जो वचन पत्र आया, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें 101 गारंटियां हैं और 1209 वचन है। मेरे ख्याल से अगर ये 57 पेज का जो पूरा डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिसके बारे में पार्टी ने नहीं कहा हो कि हम आपको नहीं देंगे, और ज़्यादातर फ्री चीज़ें हैं उसके अंदर। और पूरे वचन पत्र के अंदर कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि आखिर इतने हजारों करोड़ रुपए का जो बोझ सरकार पर आएगा, ये पैसा आखिर सरकार लाएगी कहाँ से, कितना कर्ज लेगी, और कर्ज लेगी भी तो ब्याज चुकाएगी, और ब्याज चुकाएगी तो फिर सवाल है कि डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा, और डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर स्थिति क्या होगी सरकार। ये बहुत गंभीर सवाल है। मतलब इसको हम केवल राजनीतिक आधार पर आरोप प्रत्यारोपों में अगर इसको संदर्भ में देखेंगे तो वो सही नहीं होगा। अभी तो बीजेपी का संकल्प पत्र आने वाला है, वो क्या करते हैं ये भी देखने की बात है। हो सकता है कि वो इससे एक कदम और आगे बढ़कर के कुछ वादे करें और फ्री बांटे, हालांकि कुछ तो अभी बांट ही रहे हैं। एक मोटा अनुमान ये लगाया गया था कि अभी जितनी घोषणाएं हो चुकी हैं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, और जो वचन पत्र गए गए उसमें लगभग 50,000 करोड़ का बोझ सरकारों में आने वाला है, चाहे किसी भी सरकार आए। तो सवाल ये है कि 50,000 करोड़ कहाँ से आएंगे। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति है कि हमारा जो 2.25 लाख करोड़ का तो सालाना बजट है और 4 लाख करोड़ के तो कर्जे में सरकार डूबी हुई है, और ये इसको कम करने की बजाय और बढ़ाने की बात ही हो रही है। तो आखिर ये पैसा आएगा कहाँ से, इसका जवाब किसी के पास नहीं और कोई देना भी नहीं चाहता। ये अपना में बहुत गंभीर सवाल है। खुद सरकारें अपने ही जाल में फंसने वाली हैं कल को। ये जो जाल बन रहे हैं जो फ्री बीज का, तो इसमें निकलने का कोई रास्ता नहीं है।
और बाकायदा जो है वो मैं पढ़ रहा था, उसमें सर्वे जो कहता है, बाकायदा आर्थिक विभाग का सर्वे है सनत कुमार जैन जी, जिस तरीके से 20% से ज़्यादा जीडीपी नहीं हो सकती, जीडीपी का जो है कर्जा नहीं हो सकता, 40% अगर जो है जीडीपी का अगर ये हो जाएगा यहाँ पर घाटे का बजट, और उसके बाद इंटरेस्ट के ऊपर ही बजट का जो है जितना पैसा आएगा वो जाता रहेगा, डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं। टैक्स पेयर तो फिर क्या कहेगा, ना उसको सड़क मिलेगी, ना उसको कोई डेवलपमेंट मिलेगा, ना उसको कुछ मिलेगा। ये तो सिर्फ ये है कि हर चीज़ फ्री भी, पैसा तो मतलब डेवलपमेंट पे तो कुछ है ही नहीं, फिर क्या मॉडल रह गया सरकार का डेवलपमेंट का? सनत जी देखिए, ऐसा है कि पिछले 2016-17 के बाद से फर्क क्या आया। सबसे ज्यादा केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को जीएसटी से आय हो रही, उसने इनकम टैक्स की आय को भी पीछे छोड़ दिया, आयात निर्यात जो कस्टम ड्यूटी और जो अन्य आय होती हैं उसको भी पीछे छोड़ दिया। तो मैं यहाँ एक बात बड़े अच्छे मन से कहना चाहता हूँ कि जो मध्यम वर्ग कहता है कि हम टैक्स देते हैं और हमारे पैसे को फ्री की रेवड़ी में बांटा जा रहा है, इसमें एक अंतर आया 2000 जीएसटी लगने के बाद से। जीएसटी में अब सबसे ज्यादा टैक्स जो 18-28% तक, या पेट्रोल में 40 रुपये 50 रुपये लीटर जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार आम उपभोक्ताओं से ले रही है, और सबसे ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में गरीब ही चुका रहा है, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है और जीडीपी में उनका भी सहयोग बहुत है। दिक्कत कहाँ हो रही कि हमने कर्ज तो बहुत लिए और कर्ज लेके भ्रष्टाचार या जो ऐसी योजनाएं बनाई जिनका हमें कोई रिटर्न नहीं आता, और वो हमारे दिखावे की योजनाएं बन गई और उनके कारण कर्ज भी बहुत बढ़ गया। तो अब भारत में जिस तरीके की स्थितियां बन गई हैं, अब पूरी दुनिया के देशों में, ये अकेले भारत की स्थिति नहीं है, ये दुनिया के सभी देशों में कर्ज की इकोनॉमी से 2003 के बाद से 2023 तक के 20 सालों में सब सरकारों के ऊपर कर्जा बहुत बढ़ा, उन्होंने खर्चे भी बढ़ाए, उसके हिसाब से उनकी इनकम नहीं बनी। यहाँ और दूसरी तरीके से ये हो गया कि आम आदमियों ने भी व्यक्तिगत कर्जे बहुत लिए बैंकों से, बड़े बड़े मकान बना लिए, अपने खर्च बढ़ा लिए, और इन सारे खर्चों को देखते हुए एक जो कर्ज की इकोनॉमी से अर्थव्यवस्था बढ़ी थी, तो अर्थव्यवस्था को अब कुछ घटेगी भी और लोगों को अपने नए तौर तरीके विकसित करने पड़ेंगे। ये दबाव तो पूरी दुनिया भर के ऊपर है, भारत सरकार के ऊपर भी होगा, राज्य सरकारों के ऊपर भी होगा और नगरीय निकायों के ऊपर भी होगा। तो हम अपने आय और खर्च के जो तरीके हैं उनको हमें बदलने की जरूरत है। मध्यम वर्गीय भी बहुत टैक्स देता है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ। मध्यम वर्गीय एक ऐसा वर्ग है जो पूरा 80% पॉपुलेशन को रोजगार उपलब्ध कराता है, लेकिन अब WTO जब से आया और हमने सारी चीजों को वैश्विक व्यापार के लिए सबको लिए छोड़ दिया है, अब रिटेल सेक्टर में जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, लोकल रोजगार खत्म हो गए हैं। अब तो जो फूड लाइसेंस आ रहे हैं, दूध आ रहा है, ये आ रहा, सब ये पैक मिलेगा। तो ये जो रोजगार घट रहे हैं, लोगों के खर्च बढ़ रहे हैं, और वो जो खर्च कर रहे हैं तो वही सबसे ज्यादा टैक्स भी चुका रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक संतुलन बनाने की जरूरत है। ना तो हम उसको फ्री की रेवड़ी मान सकते हैं, और जो भी बजट बन रहा है जीडीपी के अनुसार जो भी टैक्स आ रहा है, तो अब इसको एक बार मैंने कहा ना, पुनर्निर्धारण, पुनः सोचने की जरूरत केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकारों को भी है और नगरीय संस्थाओं को भी है कि वो अपने आय और व्यय को बड़े अच्छे तरीके से व्यवस्थित करें और वैसे खर्चे करें जिनसे आम आदमी को राहत भी मिले और सारे जरूरत के काम जितने हैं सब अच्छे से हों, और जो तो जरूरी आपको विकास लगता है कार्य सर ये वो भी सरकारों हों। को बात समझ में आएगी या पार्टियों को बात समझ में आएगी जब जो है वोट निकालने का एटीएम जब इतना, जिसे कहें कि इतना आसान मिल गया कि भैया ऐसा है कि 1500 रुपये डालो, महिलाओं का वोट ले लो, 1000 रुपये डालो, किसान का वोट ले लो, और अब तो 500 रुपये डालो, जो नया वोटर है उसका वोट ले लो, 1000 रुपये डालो, उस नए वोटर जो कॉलेज जाता है उसका ज्यादा वोट ले दिन लो, तक चलेगा नहीं ना। तो उसका वोट ले लो। तो ये तो एक नया वो जो एटीएम है वोट ले लो, एटीएम तो खाली हो जाएगा, लेकिन भैया वो एटीएम भरेगा कैसे? एक ये है, और दूसरा ये कि अब पार्टियों को तो वोट मिल रहा है, वो तो इससे वोट ले रही हैं, वो क्यों चाहेंगी कि ऐसा है कि मैं इस एटीएम से वोट निकालना बंद करूं? अब इसमें आपको लगता है कि क्योंकि उनको सत्ता में ही आना है, ऑब्वियसली वो राजनीति करने बैठी हैं, लेकिन अल्टीमेटली अब क्योंकि ये बात कई बार उठ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है और इलेक्शन कमीशन।
हाँ, बिल्कुल कर सकता है। ये जो राजनीतिक दल चुनावी घोषणा पत्र में अपने ये वचन पत्र देते, गारंटी देते हैं, तो इनको अपना बजट भी पेश करना चाहिए कि हम आय और व्यय को इस तरीके से खर्च करेंगे और हमने जो घोषणाएं की हैं, जो वचन दिए हैं, वो इस तरीके से पूरे होंगे। तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए और ये काम सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से कर सकता है। तो इसमें जो चुनाव के समय ऐसी घोषणाएं करके और बाद में उससे मुकर जाना, ये राजनीतिक दलों के लिए बड़ा आसान होता है। लेकिन जब इनको जिम्मेदारी बनाई जाएगी, चुनाव आयोग बनाए, सुप्रीम कोर्ट बनाए कि नहीं, आप जो घोषणाएं करते हो, जो वचन देते हो, उनका पालन आपके लिए जरूरी है और नहीं करोगे तो आपके ऊपर ये कार्रवाई हो सकती है। तो सबके ऊपर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आम जनता भी जिम्मेदार है, मध्यम वर्गीय भी जिम्मेदार है, सरकारें भी जिम्मेदार हैं और न्यायालय की भी अपनी भूमिका है। ठीक है, दीपक जी, एक लास्ट कमेंट आपका। तो हमारे साथ है नहीं। अजय जी, एक लास्ट कमेंट आपका। देखिए, सनत जी ने कहा वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल है कि करेगा कौन इसको? मुद्दा ये है ना, केवल सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे दे तो सुप्रीम कोर्ट की कितनी बात सुनी जा रही है हम खुद देख रहे हैं। कई मामलों में उसने क्लियर कट आदेश दिए, लेकिन सरकार ने उसको जो है उसकी उपेक्षा कर दी या उसको उस ढंग से उसका पालन नहीं किया। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर सरकारें अगर खुद ही नहीं चाहेंगी कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही हो तो इसको करेगा कौन? ये आम जनता का काम तो नहीं है, सरकार का काम है। जिम्मेदारी उसी की है, डेवलपमेंट उसी को करना है, जनता का कल्याण उसी को करना है और सरकार का खजाना भरने की भी जिम्मेदारी उसी की है। तो आप केवल इस तस्वीर का एक पहलू लेकर के नहीं चल सकते हैं। केवल ये कि हम बांटते रहेंगे और फिर उसके बारे में कोई बात ही नहीं करेंगे कि पैसा आएगा कहाँ से। तो ये तो जनता को ठगना जैसा मामला है, सीधी सीधी बात ये है। क्योंकि अल्टीमेटली आप जो है फ्रीबीज दे करके जनता को ही इनडायरेक्ट तरीके से लूट रहे हैं। क्योंकि आप ये पैसा लाने के लिए आप टैक्स लगाएंगे, कल को फिर जनता कराएगी। कोई ऐसे आसमान से बारिश तो होने वाली नहीं पैसों की। तो जो संतुलन बनाना है वो इसी के। एक मुद्दा और जो कहा गया था पहले, शायद सनत जी ने कहा था कि जब आप वचन पत्र में या संकल्प पत्र में या घोषणा पत्र जो भी आप कह लें, उसके अंदर जो भी कुछ देने की बातें कर रहे हैं, खास करके जो मुफ्त में देने की बात है, उसके लिए पैसा आप कहाँ से लाएंगे ये भी आपके उसमें शामिल होना चाहिए, ताकि जनता को पता रहे कि ये एक जेब से जाने वाला है, दूसरी जेब से जो आने वाला है वो एक जेब से जाने वाला है। तो हो सकता है कि जनता का विवेक जागे और वो उस आधार पर चुनाव के अंदर फैसला करे और वोटिंग करे। जाहिर सी बात है, बिल्कुल। और ये जनता के विवेक के ऊपर भी है और देखना पड़ेगा किस तरीके के रिफॉर्म्स होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।